तो दोस्तों, एक लंबे इंतजार के बाद भी इसके कुछ खास चैप्टर नहीं आए, इसीलिए मजबूरन मुझे जितने चैप्टर रिलीज हुए हैं उन्हीं के साथ काम चलाना पड़ा। इसी वजह से वीडियो थोड़ी सी छोटी है, लेकिन चिंता मत करो, भले ही वीडियो छोटी है पर मजा पूरा आने वाला है। तो चलो और देरी न करते हुए इसे जल्दी से शुरू करते हैं। तो यह एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहां पर कि लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। डोंग को मारने के लिए आखिरी में बोंग प्योंग अपने खतरनाक हमले को करते हुए कहता है, बेनाम स्वॉर्डमैन डीमन, आज तो यहीं पर मरेगा। वह हमला इतना भयानक होता है कि डोंग बचने के लिए पीछे हटते हुए वहां पर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ धूल को उड़ाना शुरू कर दिया होता है, जिसे देखता हुआ बोंग प्योंग कहता है, आज चाहे जो कुछ भी कर लो, मुझसे तुम्हें कोई भी चीज बचा नहीं सकता। इतना बोलते हुए वो अपने हमले के स्पीड को बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ाते हुए डोंग को काफी जोरदार हिट दिया होता है, जिसे देखता हुआ ऐसा लग रहा था कि डोंग का काम यहीं पर तमाम हो गया, क्योंकि वो हमला सीधे उसकी बॉडी के आर पार हो गया होता है। अंततः तुम्हारा काम यहीं पर खत्म होता है। ये सब बोलता बोलता वो अचानक ही अपने सामने कोई चीज देखकर शॉक हो चुका था, क्योंकि धूल साफ होने के बाद उसे दिखाई देता है उसके हमले के साथ जो हिट हुआ था वो डोंग नहीं था, बल्कि उसके ही सोसाइटी का एक दूसरा मेंबर होता है, बोंग प्योंग, जिसे लेकर सोच ही रहा होता है कि उसने ये कब किया और आखिरकार वो गया कहाँ। उसी समय डोंग अपने 3-4 स्वॉर्ड आर्ट के सेकंड फॉर्म के साथ हवा के बीच उड़ता हुआ उस पर खतरनाक हमले को किया होता है, जिसे लेकर बोंग प्योंग कुछ भी समझ पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो हमला सेकंडों में इतनी तेजी के साथ उसे आकर लगता है कि वो कुछ भी नहीं समझ पाता। हालांकि वो किसी तरह उस हमले से अपनी जान जाते जाते रोक देता है और उसे काफी ही ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, जिसे देखता हुआ डोंग अपने मन में कहता है, इतनी तेज हमला होने के बावजूद भी वो अपने दिल को सेकंडों में तबाह होने से अपने हाथों से रोक दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। तभी बोंग प्योंग कहता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। इतना बोलते हुए वो अपनी चेन जैसे तलवार को घुमाता हुआ जब डोंग पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखता हुआ डोंग तुरंत ही उससे अपनी दूरी को बनाना चाहता था, लेकिन बोंग प्योंग उसके स्वर को और भी ज्यादा कसकर पकड़ते हुए कहता है, तुम कहां भागने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। तो डोंग अपने पास कोई रास्ते को न देखकर तुरंत ही अपनी इन्वेंटरी को खोल देता है, जिसके खुलते ही वहां पर बोंग प्योंग के स्वर के सामने अचानक से ही डोंग ने अब तक जितने भी लाशों को जमा किया था वे सब के सब आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं, जिसे देखता हुआ बोंग प्योंग अपने मन में कहता है, मेरे स्वर के सामने अचानक से ही आसमान से इतने सारे लाश कैसे आ गए, या अभी भी उसने कुछ छुपाए हुए है। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही अपने सामने देखता है तो वहाँ पर डोंग नहीं था, जिसके चलते वो काफी ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसका पीछा करते हुए कहता है, हरामखोर कमीने कहेंगे, आखिर तू कहां पर भागने की कोशिश कर रहा है, सन की पागल कहेंगे, तूने सोचा भी कैसे हमारी लड़ाई के बीच तुम लाशों का इस्तेमाल कर सकता है। इतने में उसकी तरफ एक तीर बेहद ही ज्यादा स्पीड के साथ आता है, जिससे कि वो बहुत ही आसानी से रिफ्लेक्ट करते हुए बोलता है, इन जैसे गंदी चालों का इस्तेमाल करना बंद कर और एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट की तरह सामने आकर ला। हालांकि उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। एक दूसरा आयरो उसके बगल से आते हुए वो कुछ भी समझ पाता, उससे पहले ही उसे लगभग हिट ही कर दिया था और उसे मार ही डाला था, लेकिन वो किसी तरह बच गया होता है और अपने मन में सोचता है, अब मुझे ये मत बताओ कि इस सिचुएशन में मैं बस एक शिकार हूँ, मैं बोंग प्योंग हूँ। हम देखते हैं उसे ऐसा फीलिंग आ रहा था कि मानो एक भेड़िया खरगोश का शिकार कर रहा हो। वह इतना घबरा गया होता है कि पूरी तरह पागल हो चुका था। उसे जैसे ही अपने बगल में हल्का सा हलचल दिखाई देता है तो वह पागलों की तरह हमला करते हुए बोलता है, तो तुम यहाँ पर हो। हम देखते हैं उसने किसी चीज का तो चीथड़े उड़ाया था, लेकिन वो डोंग नहीं था। वो कहता है, क्या यह भी एक लाश थे? ये सोचता हुआ वो दोबारा पागल होते हुए जैसे ही चिल्लाने वाला था तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। डोंग एकदम से ही उसके पीछे से आते हुए उसके दिल के आर पार अपने स्वर को कर दिया होता है। बोंग प्योंग अपनी ऐसी हालत को देखते हुए कहता है, हरामखोर कहेंगे, तो तूने बोंगयांग के ब्लैक सोसाइटी के हर एक मेंबर को खत्म कर ही दिया, अंततः तूने ऐसा किया क्यों? तो डोंग बताता है, क्या मुझे कोई कारण बताने की आवश्यकता है? इंसान हमेशा से ही एक दूसरे को मारते आए हैं, जब वे बंदर थे तभी से सभ्यता के शुरुआत में बना नियम अभी तक चलता आया है। बलवान हमेशा कमजोरों को लूट कर उन्हें कुचलते हैं। दुनिया चाहे जो भी हो, यह नियम हर जगह लागू होता है और इस बार बारी तुम्हारी है। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही उसके गले को काट कर उसे मारता है तो हम देख पाते हैं वहाँ उस जगह पर एक भयानक लाइट आकर गिरती है, जो कि चारों ही तरफ फैल चुकी थी। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि डोंग वहाँ से सही सलामत निकल रहा था, यहाँ तक कि उसका हाथ भी ठीक हो चुका था। यानी कि बोंग प्योंग को मारने के बाद उसका लेवल अप हुआ और उसकी बॉडी दोबारा रिपेयर हो गई। वह उस जगह से बाहर निकल के कहता है, बोंगयांग में ब्लैक सोसाइटी के हर एक आदमी को मारने के बाद मेरी तैयारी पूरी हो गई है। अब मुरिम के जियांगू में जाने का समय आ गया है, जहाँ पर ताकतवर ही ताकतवर है और शिकार करना मुश्किल है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम अगले सीन में पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ एक अलग जगह को देखते हैं, जहाँ पर की बहुत ही बड़ी सभा लगी हुई थी और उनके बीच बैठा हुआ था उनका लीडर, जो कि कहता है, ऑर्थोडॉक्स और डेमोनिक फैक्शनों के बीच महान युद्ध में कितना समय बचा है? तो एक बंदा आगे आते हुए कहता है, 2 साल अभी भी बचा हुआ है। जो सुनता हुआ वह लीडर कहता है, 2 साल? लगता है कि भव्य योजना को
को शुरू करने का समय आ गया है, पहले रणनीति शुरू करो। जो सुनता हुआ वह बंदा कहता है जैसी आपकी इच्छा। इसी के साथ दोबारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देखते हैं डोंग डेनडरे क्लैन में वापस आ चुका था और शहर के बीच जा ही रहा होता है। अभी वो लोगों की बातें सुनता है। क्या तुमने उस खबर के बारे में सुना है, बेनाम स्वॉर्डमैन ने आखिरकार ब्लैक सोसाइटी का भी सफाया कर दिया। तो दूसरा पर्सन कहता है इस बारे में तो बात ही मत करो, व्यापारी और वेश्याएं गुस्से में उबल रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था बोंगयांग में ब्लैक सोसाइटी के मेंबरों का इस तरह खात्मा होगा। तो उसके सामने बैठा हुआ बंदा कहता है अब हमें उसे केवल बेनाम स्वॉर्डमैन कहने के बजाय राइट यस बेनाम स्वॉर्डमैन नहीं कहना चाहिए। जिस पर कि उनके साइड में खड़ा तीसरा बंदा कहता है ये ठीक नहीं होगा, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। भले ही वो हीरो वाला काम कर रहा है लेकिन लोगों को इस तरह मारना क्या वाकई में सही है। तो वह पहले वाला बंदा चिल्लाते हुए बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, अपनी जुबान संभालो और जरा सोचो उन कमीनों ने यहाँ पर क्या क्या किया है। उन कमीनों को जिंदा चबा जाना भी उनके लिए बहुत कम सजा होती। तो वह बंदा कहता है लेकिन फिर भी। जो सुनता हुआ दूसरा बंदा बोलता है अब तक नहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल और नहीं ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के वे घमंडी कमीने तमाम लोगों की चिंता की है, एकलौता बेनाम स्वॉर्डमैन ही है जो अंत में हमारी मदद के लिए आगे आया। जो सुनता हुआ तीसरा बंदा बोलता है ठीक है मैं मानता हूँ कि तुम लोग सही हो, अगर वो बेनाम स्वॉर्डमैन नहीं होता तो हम लोगों के लिए कौन ही खड़ा होता। पहला बंदा जो कि सुनता हुआ एकदम से ही खुशी में नाचता हुआ भागते हुए कहता है बेनाम स्वॉर्डमैन की जय हो, जिसने की ब्लैक सोसाइटी का पूरी तरह सफाया कर दिया। बेनाम स्वॉर्डमैन अमर रहे। उस बंदे की ऐसी बातों को सुनता हुआ ये दोनों कुछ भी नहीं बोल पाते और एक दूसरे को थोड़ी देर तक घूरते हैं और फिर वो भी पूरे शहर के साथ नाचते हुए उनके साथ शामिल होते हुए बोलते हैं उन हरामखोर ब्लैक सोसाइटी के कमीनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। बेनाम स्वॉर्डमैन अमर रहे। वहीं उनके बीच से जाता हुआ डोंग अपने मन में कहता है अब समय आ गया है, मुझे यह जगह छोड़ कर जाना होगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगला सीन रात के समय का होता है जहाँ पर की डोंग अपने घोड़े को घुमाकर तबेले के पास पहुँचता है। तो उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है 10 या उससे ऊपर वाला दुश्मन 20 मीटर के दायरे में आ गया है। जो सुनता हुआ डोंग अपने मन में कहता है यह मेरा स्पिरिट है, इस स्थिर स्थिति के बारे में बोल रहा है। इसी के साथ वो जैसे ही दरवाजे को खोल कर अंदर देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हुआ था क्योंकि उसके सामने खड़ा था ब्लैक क्रो यूनिट का लीडर और उसके बगल में खड़ा था डेनडरे क्लैन का हेड फ्लाइंग हेवनली डीमन स्वॉर्ड डेनडरे चियोनवू। वो सोचता है आखिरकार ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। इतना सोचते हुए वो तुरंत ही उन लोगों के सामने अपने घुटनों पर आकर सर को झुका लिया होता है, जबकि डेनडरे क्लैन का हेड उस पर न ध्यान देते हुए अपने घोड़े को देख उसके साथ खेलते हुए कहता है लगता है तुमसे अब विदा लेने का समय आ गया है। वहीं दूसरी तरफ डोंग जो कि अपने घुटनों पर झुका हुआ था उसका ध्यान डेनडरे क्लैन के हेड की बातों पर नहीं था बल्कि वो तो कुछ और ही देख काफी ही ज्यादा चौंका हुआ था। वो सोच नहीं पा रहा होता है ये कैसे हो सकता है क्योंकि वो देखता है डेनडरे क्लैन के हेड के पैर वो जमीन से टच कर ही नहीं रहे थे, वो जमीन से लगभग 4 या 5 इंच ऊपर ही फ्लोट कर रहा था। जबकि इन सबसे अनजान डेनडरे क्लैन का हेड वो बोल रहा था पूर्णिमा की रात नामगम क्लैन के हेड की बेटी की शादी है। तो ब्लैक क्रो का लीडर बोलता है ऐसे में क्या आप अपने सबसे प्यारे घोड़े को बधाई उपहार के रूप में भेजने के बारे में सोच रहे हैं। तो डेनडरे क्लैन का हेड बताता है काश मैं अपने बच्चों को भी नामगम क्लैन में ऐसे ही भेज पाता। इतना बोलते हुए वो एकदम से ही सीरियस होकर कहता है हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो ब्लैक क्रो का लीडर पूछता है यह शादी प्रतिज्ञा के लिए है या फिर 9 बॉस सेरेमनी के लिए। जो सुन डेनडरे क्लैन का हेड उससे कहता है या तुमने सुना नहीं पहले मैंने क्या कहा था, मैं अपने बच्चों को वहाँ पर भेजना चाहता हूँ क्योंकि एक लठ के बजाय 2 लठ को बिछा कर नदी पार करना ज्यादा आसान है। तो ब्लैक क्रो का लीडर बताता है लेकिन नामगम क्लैन को शायद इनमें से कोई भी नहीं चाहिए। जो सुनता हुआ डेनडरे क्लैन का हेड वो बोलता है क्या तुम भूल गए हो मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया था। इतना बोलकर वो एकदम से ही सीरियस होकर उसे प्रेशर में डालते हुए कहता है चाहे कुछ भी हो जाए इसे पूरा करके दिखा। अपने ऊपर इतने ज्यादा प्रेशर को ब्लैक क्रो का लीडर जब संभालने में असफल होने लगता है तो डेनडरे क्लैन का हेड उसे छोड़ बोलता है कल तुरंत ही वहाँ के लिए निकल जाओ, तुम्हें बहुत ही ज्यादा काम करना है। जो सुनता हुआ ब्लैक क्रो का लीडर जब कहता है मैं समझ गया तो डेनडरे क्लैन का हेड डोंग को देखते हुए बोलता है अपने साथ इसे भी ले जाना, घोड़े की देखभाल करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। इतना बोलकर जब वो वहाँ से चला जाता है तो पीछे खड़ा ब्लैक क्रो का लीडर केवल इतना बोल पाता है जैसा आप चाहें पैट्रियार्च। उसके इतना बोलते ही सीन चेंज हो जाता है और अगले दिन हम देखते हैं काफी सारे लोग थे जो नामगम फैमिली में जाने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए होते हैं, यानी कि पूरी सेना थे। वहीं उनके बीच साइड में खड़ा डोंग अपने घोड़े के साथ सोच रहा था मुझे मार्शल आर्ट को प्रॉपर वे में सीखना होगा सिवाय अपने स्किल के। मैंने फैमिली के वॉरियर और ब्लैक यूनिट के लीडर को देखकर मार्शल आर्ट को दोबारा क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन यह महज एक नकल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सबसे गलत तरीका होता है इसे सीक्रेट मैनुअल से खुद से सीखना और सबसे अच्छा तरीका होता है किसी मास्टर से इसे सीधे सीखना। हालांकि किसी का डिसेबल यूं तुरंत बन जाना इतना आसान काम भी नहीं है। मैंने इस दुनिया में पहले ही अपने 18 साल की आयु को प्राप्त कर चुका हूँ। मेरे लिए वैसे भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मार्शल आर्ट को सीखना। सही शब्दों में कहा जाए तो सिचुएशन बिल्कुल भी मेरे पक्ष में नहीं है, लेकिन चूंकि ये नामगम
फैमिली है जो कि एनियो में एब्सोल्यूट पावर को रखने वाले 5 ग्रेट क्लैनों में से एक है सेंट्रल प्लेन की। तो वहाँ पहुँचने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। यहाँ पर की और भी अधिक शक्तिशाली शिकार है। यही सब सोचता हुआ वो खुश हो ही रहा था। उसी समय वहाँ पर ब्लैक क्रो यूनिट का लीडर आते हुए अपने फोर्स से कहता है क्या यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, बताओ अब और कौन पीछे रह गया है। तो उसके पास एक बंदा आकर कहता है यंग मास्टर और यंग लेडी को छोड़कर सारे लोग आ चुके हैं। जो सुनता हुआ डेनरी क्लैन का लीडर वो पहले तो गुस्सा होता है, बाद में वो कहता है डेनरी गांगो संभवतः बोंगयांग के किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर शराब खाने में गुलछर्रे उड़ा रहा होगा। रही बात डेनरी हुए की तो वो अपने साथियों के साथ यात्रा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसीलिए उन्हें छोड़ो, वो बाद में आ जाएगी। यही सब बोलता हुआ वे सारे ही लोग नेमगोंग क्लैन के लिए निकल चुके थे। थोड़े समय बाद वे लोग जा ही रहे थे, तभी ब्लैक क्रो यूनिट के लीडर एक जगह पर रुकते हुए बोलता है रुक जाओ। इतना बोलते हुए अपने सामने वाली जगह को देख ही रहा था, तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। साथ ही किसी के चिल्लाने के भी आवाज काफी जोरों से आ रही थी, जिन्हें सुनता हुआ ब्लैक क्रो यूनिट का लीडर बोलता है नहीं फिर से। भले ही डेनरी गांगे असाधारण समझ और टैलेंट वाला मेन कैरेक्टर है जो कि अपने स्किल को लेकर नेमगोंग क्लैन के अंदर ऑर्डर डिसेबल भी बन सकता है, लेकिन समस्या उसकी चरित्र को लेकर है। वह लापरवाह शराबी और महिलाओं का शौकीन है। उसके बारे में हमेशा बुरी अफवाहें ही फैलती रहती है। जरूर वह इस बार भी किसी को पीट रहा होगा, पता नहीं वह ऐसा क्यों करता है। ये सब बोलता हुआ वो जैसे उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ था और उसके अंदर से एक बंदा काफी ही खतरनाक तरीके से बाहर निकलकर एक दीवार से टकराता है। जिसे देखता हुआ वो कहता है यंग मास्टर। वही डोंग जब उसे देख ही रहा था तभी उसके स्पिरिट आई का नोटिफिकेशन आता है 10 या उससे ऊपर वाला दुश्मन 20 मीटर के दायरे में आ गया है। दूसरी तरफ डेनरी वो चिल्ला रहा होता है आरामखोर कमीने कहेंगे मैं तुम्हें मार डालूंगा, और इससे आगे वो कुछ भी बोल पाता तभी उसे एक और खतरनाक हिट लगता है जो कि इतना जबरदस्त होता है कि ब्लैक क्रो का लीडर भी चौंक चुका था। जबकि डोंग उसे तो मजा आ रहा था, वो अपने मन में कहता है वह एक मास्टर है, वो भी असाधारण स्किल के साथ। हम देखते हैं उस बंदे का हिट इतना खतरनाक होता है कि वो यंग मास्टर वहीं पर बेहोश हो चुका था। जिसको देखता हुआ ब्लैक क्रो का लीडर उसकी तरफ उसे गालियां देते हुए आते हुए कहता है अमीने कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने के। तो वह बूढ़ा मास्टर उसकी तरफ एक क्रीपी लुक के साथ बोलता है तू है कौन। इतना बोलते हुए वो अपने भयानक पावर को जब बाहर निकालने लगता है तो उसे देखता हुआ ब्लैक क्रो का लीडर वो कांपते हुए उसे बताता है मैं गी डाइह्यू हूँ, डेनरी क्लैन के ब्लैक क्रो यूनिट का लीडर, और जिस बंदे को आप टॉर्चर कर रहे हैं वो डेनरी क्लैन का यंग मास्टर है। अगर आप उनके ऊपर से अपने पैरों को नहीं हटाते हैं तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम देखते हैं उसके पीछे खड़ा उसका फोर्स भी उस बूढ़े इंसान से लड़ने के लिए तैयार था। जिन्हें देखता हुआ डोंग अपने मन में कहता है लगता है लीडर को पता नहीं है उसके सामने कौन खड़ा है, और ये कैसे हो सकता है अगर ब्लैक क्रो यूनिट का लीडर खुद नहीं जानता कि वो कौन है तो आखिरकार यहाँ पर कौन ही होगा जो उसके बारे में जानता होगा। संदेह वो कोई मास्टर है जो बाहर से यहाँ आया है। अगर हम सब मिलकर भी उस पर हमला करें तब भी हम उसे हरा नहीं पाएंगे, लेकिन हम मरेंगे नहीं क्योंकि शेर कभी भी कीड़े को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। यही सब सोचता हुआ वह उस मास्टर को देख ही रहा होता है, तभी वह बुरो कहता है डेनरी क्लैन आखिर वो क्या है, या वो कोई खाने की चीज है। मतलब कि वो साफ साफ डेनरी क्लैन के लोगों का मजाक उड़ा रहा था। जिसे सुनता हुआ ब्लैक क्रो यूनिट का लीडर वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डेनरी क्लैन को अपमान करने के। तो वो बुढ़ो कहता है तुम्हें इतना गुस्सा होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सचमुच में नहीं जानता हूँ कि डेनरी क्लैन के लोग वो खाने की चीज है या नहीं, या फिर मैं उनके ऊपर अपने पैरों को रख सकता हूँ या नहीं। अपने और अपने लोगों के इतनी बुरी इंसल्ट को देखकर ब्लैक क्रो यूनिट के लीडर का गुस्से का बांध टूट जाता है। वह कहता है तुमने अपनी सीमा को पार कर दिया है, ब्लैक क्रो यूनिट के सारे ही मेंबर यंग मास्टर को बचाओ। उसके ऑर्डर को पाते ही हम देख पाते हैं ब्लैक क्रो यूनिट के सारे ही मेंबर एक साथ उस बुढ़ऊ पर हमला कर दिया था। जिन्हें देखता हुआ वो बुढ़ऊ अपने हाथों को उनकी तरफ करते हुए बस एक छोटा सा फ्लिप करता है, जिसके अंदर ही हम देख पाते हैं इतना भयानक पावर होता है कि उस बुढ़ऊ को अपनी एक कदम भी उठानी नहीं पड़ती, और पलक झपकने से पहले उसके सामने आ रहे जितने भी लोग थे वो एक पल के अंधारे पूरी तरह पैरालाइज हो चुके थे। ब्लैक क्रो यूनिट के लीडर के साथ ही अपनी और अपने लोगों की इतनी बुरी हालत को देखता हुआ ब्लैक क्रो यूनिट का लीडर अपने मन में सोचता है अब मुझे ये मत बताओ कि ये सोल चेसिंग फ्लाइंग बटरफ्लाई थी। इतना सोचते हुए जब वह उस बुढ़ऊ से कहता है क्या आप वही हैं, तो वह बुढ़ऊ बताता है एक देहाती मजदूर होने के बावजूद भी तुम्हारी आंख पूरी तरह से सड़ी नहीं है, तुमने बिल्कुल सही पहचाना है, मैं सोल चेसिंग पॉइजन हैंड टैंग वो हूँ। हमें पता चलता है मुरीम के 20 ताकतवर लोगों में से 2 गॉड है, 3 डीमन है और 5 पिनेकल के साथ 10 ग्रेट है, और उन्हीं 10 ग्रेटों में से यह बुढ़ऊ सिचुआन टैंक क्लैन का सुप्रीम मास्टर है, जिसके बारे में कहा जाता है जो कोई भी उसे परेशान करता है वो उसके मरने के बाद उसके आत्मा तक को अपने पास रखकर उसे टॉर्चर करता है। खैर दूसरी तरफ उस बुढ़ऊ के नाम को सुन डोंग अपने मन में सोच रहा था मुरीम के 20 सबसे ताकतवर लोगों में से एक। लगता है इस बार डेनरी क्लैन के उस बंदे ने बहुत ही बड़ी चीज कर दी है। टैंग व्यू जैसे आदमी को नाराज करना पूरे डेनरी क्लैन को खत्म कर
सकता है। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ अब इन सब का अंत किस तरह होगा। तभी वहाँ पर एक बंदी आते हुए कहती है, दादाजी चलिए चलते हैं, वे देहाती लोग हैं, उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसीलिए उन्हें छोड़िए। वह बूढ़ा जो कि पहले बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है, उस बंदी की बातों को सुनने के बाद एकदम से ही अपने चेहरे को बदलता हुआ कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। वैसे भी अब उन्हें एहसास हो गया है दुनिया कितनी विशाल है। इसी के साथ वो ब्लैक क्रो यूनिट के लीडर से बोलता है, इस ऑर्थोडॉक्स डिसेंडेंट को मैंने इसीलिए पीटा था क्योंकि यह सुबह से शराब पीकर हंगामा कर रहा था। मैं अपने गुस्से के कारण इस मामले को खुद से देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के एक बच्चे के प्रति इतना क्रूर होने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए जब यह जागे तो उसे बताना कि अगर वह इसी तरह अनजान औरतों से छेड़छाड़ करता रहा तो वह अपनी जवानी तक कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। क्या तुम समझ गए? तो जमीन पर पड़ा हुआ ब्लैक क्रो यूनिट का लीडर वो बोलता है, आपकी दया के लिए धन्यवाद सीनियर टैंक। जो सुनता हुआ वो बुढ़ो गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ज्यादा क्रूर न बनते हुए वो उन लोगों को अपनी पकड़ से मुक्त कर देता है और अपनी ग्रैंड डॉटर से बोल ही रहा था, चलो चलते हैं। तभी उसकी नजर अचानक से ही किसी पर पड़ती है और वो काफी ही ज्यादा शौक हो चुका था क्योंकि वो देखता है सभी के बीच में डोंग सही सलामत खड़ा था। उसे हल्का सा भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता है, जो कि उसे हैरान करने के लिए काफी था। डोंग उसे अपनी तरफ इस तरह देखता हुआ कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है, जबकि वो बुढ़ो उसकी तरफ लगातार थोड़ी देर तक घूरने के बाद उसके पास जाते हुए बोलता है, एक सेकंड तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलते हुए वो जैसे जैसे डोंग के पास जा रहा था उसकी पावर को महसूस करता हुआ डोंग वो मेरे पास आ रहा है, लेकिन क्यों? वह देखता है वो बुढ़ो बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था और उसे अच्छी तरह से देखने लगता है। तो उसके पीछे से उसकी ग्रैंड डॉटर बोलती है, दादाजी आखिर चल क्या रहा है? वो बुढ़ो बताता है, नहीं कुछ भी खास नहीं, मैं बस इस बच्चे से कुछ पूछना चाहता हूँ। जो सुनता हुआ डोंग अपने मन में कहता है, कुछ पूछना या उसको मुझसे डायरेक्ट कोई काम है? तभी वो बुढ़ो कहता है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? जो कि सुनता हुआ डोंग उसकी तरफ घूरता हुआ कुछ भी नहीं बोलता है। तो वह बुढ़ो बेहद ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? और तभी जब डोंग उसकी तरफ देखते हुए कुछ भी न बोलते हुए बस उसे घूरता रहता है तो वह भी थोड़ी देर के लिए शॉक हो चुका था, आखिर वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है। इतने में ही उसके पीछे से ब्लैक क्रो यूनिट का लीडर बोलता है, माफ करिएगा, वो हमारे घोड़े को संभालता है लेकिन वो बोल नहीं सकता। जो सुनता हुआ वो बुढ़ो कहता है, क्या यह गूंगा है? इतना बोलते हुए वो काफी ही ज्यादा गौर से डोंग को देखने लगता है। डोंग उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, अब मुझे ये मत बताओ कि वो मुझे मूल्यांकन कर रहा है जैसे मानो वो किसी अनमोल चीज को देख रहा हो। अगर टेंगू जैसा कोई मास्टर मुझे किसी अनमोल खजाने की तरह देख रहा है तो क्या यह कोई अवसर है? हमें पता चलता है आखिरकार घोड़े को संभालने वाले सोसामा को अंततः अपने खोल से बाहर निकलने का अपॉर्चुनिटी मिल ही गया। खैर बुढ़ो डोंग के हाथों को अचानक से ही पकड़कर कुछ चेक करता है और फिर एक दानवी हंसी को हंसना शुरू करते हुए बोलता है, ये तो लाजवाब है। इसी के साथ वो पलक झपकने से पहले ही ब्लैक क्रो यूनिट के लीडर के पास जाकर उससे पूछता है, तुम नामगम क्लैन में जा रहे हो, सही कहा ना? तो लीडर बताता है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, हम वहाँ पर मैरिज एलायंस के लिए जा रहे हैं। जो सुनता हुआ बुढ़ो उससे पूछता है, वह बच्चा तुम्हारे ग्रुप में काम क्या करता है? क्या वो तुम्हारे लिए जरूरी है? तो लीडर उसे बताता है, वह हमारे उपहार में देने वाले घोड़े को संभालता है। जिसको सुनता हुआ वो बुढ़ो काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, इसका मतलब अगर मैं उसे अपने साथ ले जाऊँ तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सही कहा ना? तो लीडर बोलता है, क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर वो आपके साथ जाता है तो उस घोड़े को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। जो सुनता हुआ वो बुढ़ो बोलता है, इसका मतलब समस्या बस इतना है कि हमें उस घोड़े को नामगम क्लैन तक पहुंचाना है। चलो ठीक है, जब तुम लोग वहां पर पहुंच जाओगे तब मैं उस बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा। नामगम क्लैन से खुद बात करके यदि आवश्यकता हुई तो मैं तुम्हारे क्लैन हेड को भी पत्र लिखूंगा, साथ ही उनके लिए भुगतान भी भेजूंगा। तो बताओ क्या अब ये काफी है? जिस पर कि लीडर चिल्लाते हुए मना करने के लिए कुछ बोल ही रहा था, तभी वह उस बुढ़ो के आंखों को देखता हुआ काफी डर गया होता है और उससे कहता है, हम बस किसी भी हाल में नामगम क्लैन के हेड के पास उस घोड़े को ले जाना चाहते हैं, उसके बाद आप उसे ले जा सकते हैं। सीनियर टैंक उसे अनुमति देता हुआ देख वो बुढ़ो काफी ज्यादा खुश हो गया था और वहाँ से जाते हुए बोलता है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, चलो तुम लोग अब रुके मत रहो, जल्दी से मुझे फॉलो करो। मतलब कि वो और उसका ग्रैंड डॉटर अब इन्हीं लोगों के साथ नामगम क्लैन में जाएगा। जिस वजह से हम देखते हैं लीडर पहले तो डोंग को थोड़ी देर तक घूरता रहता है, बाद में वो अपने बालों को अजीब तरह से नोचना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। अपने पास कोई रास्ते को ना देखकर वो अपने लोगों पर चिल्लाते हुए बोलता है, यंग मास्टर को जल्दी से फिजिशियन के पास ले जा और बाकी के ब्लैक क्रो यूनिट के लोग मेरे साथ चलो। इसी के साथ वे लोग दोबारा यात्रा पर निकल चुके थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों का यात्रा करते करते अब रात हो चुकी थी, इसीलिए वे लोग एक जगह पर रुक कर कहते हैं, आज रात हम लोग यहीं पर ठहरेंगे। हम देखते हैं जब सब लोग इनमें बैठा हुआ अच्छे खाने खा रहा था, उसी समय डॉग अपने घोड़े के साथ तबेले में इंतजार कर रहा था सुबह होने के। साथ ही वो सोच रहा था, ब्लैक सोसाइटी के साथ मेरी लड़ाई के बाद से इन्वेंटरी का मेरा उपयोग काफी बेहतर हो गया है। फिलहाल के लिए मैं उसे अभी अपने चारों ओर लगभग 1 मीटर के दायरे में कहीं पर भी बुला सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कोशिश करूँ तो शायद मैं इसकी दूरी को और भी अधिक बढ़ा सकता हूँ। हालांकि उसकी शूटिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज नहीं है, अगर बहुत ही तेज मास्टर
चाहे तो उससे आसानी से बच सकता है। ये सब सोचता हुआ वो जैसे ही अपने हाथ में रखे रेत को नीचे गिराते हुए बोलता है इन्वेंटरी। तो हम देख पाते हैं उसके हाथों से गिर रहा रेत वो जमीन को नहीं छूती बल्कि उसके लगभग पास पहुंचकर गायब हो जाती है, यानी कि सीधे उसके इन्वेंटरी में वो जा रहा था। जिसे देखता हुआ वो बोलता है क्या मैं एक और तरीके से इन्वेंटरी का इस्तेमाल कर सकता हूँ? ये तो काफी ही ज्यादा लाजवाब है। लगभग मैं इसके अंदर वो सारी चीजें रख सकता हूँ जो कुछ भी बॉडी के अंदर जा सकती है। हम देखते हैं वो एक अलग ही लेवल पर इन्वेंटरी का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि तभी उसे किसी के आने का एहसास महसूस होता है और वो अपनी सारी चीजों को बंद कर लेता है और उस पर्सन के आने का इंतजार करने लगता है। वहीं वो पर्सन बोल रही थी सीरियसली ग्रैंडपा, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस समय पर तुम्हारे जैसे आदमी को उन्होंने मुझे लाने के लिए क्यों कहा। चलो मुझे फॉलो करो। जो सुनता हुआ डोंग उसकी तरफ देखते हुए कुछ भी नहीं बोलता और बस उसे घूरता रहता है। हम देखते हैं जब वो उसके साथ उसके पीछे पीछे जा रहा था तो उसे देखते हुए बाकी के लोग काफी अजीब तरह से उसे घूर रहे थे, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह लड़के डोंग को अपने साथ एक कमरे के पास ले जाकर बोलती है मैं उसे यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। तो दरवाजा खुलता है और हम देख पाते हैं उनके सामने बैठा हुआ था टैंग भी। वह कहता है प्लेटफॉर्म पर जाकर पालतू मारकर बैठ जा। जो सुनता हुआ डोंग बिना कुछ बोले या फिर बिना कुछ पूछे सीधे उस जगह पर जाकर बैठ जाता है। तो वह बुढ़ऊ कहता है अपने सारे कपड़े को उतार दो, एक भी कपड़ा तुम्हारे शरीर पर नहीं होना चाहिए। तो डोंग अपने सारे कपड़े को उतार कर उसके कहे अनुसार बैठ जाता है। उसे देखते हुए वो बुढ़ऊ कहता है बहुत अच्छे, तुम्हारी शारीरिक बनावट उतनी भी बुरी नहीं है। इतना बोलते हुए वो अपने पास से एक बक्से को जब बाहर निकालता है तो उसे देखते हुए उसकी ग्रैंड डॉटर बोलती है ड्रैगन फिनिक्स गोल्डन नीडल। दादाजी आप आखिर करना क्या चाहते हो? कहीं आप वो तो करने की कोशिश नहीं कर रहे हो? जो सुनता हुआ वो बुढ़ऊ उस पर जरा सा भी ध्यान न देकर डोंग से पूछता है क्या तुम ग्यूल वाह जी की कहावत जानते हो, जिसका कि जवाब डोंग जब कुछ भी नहीं देता है तो वह बुढ़ऊ बताता है वह कहावत कुछ इस तरह की है यूनान का संतरा जब उत्तर में लगाया जाता है तो वह 3 पंक्तियों वाला संतरा बन जाता है, यानी कि यूनान डेनरी क्लैन है, उत्तर टैंक क्लैन है और संतरा डोंग है। वह बुढ़ऊ कहता है मैं तुम पर एक ऐसी विशेष महान अनुष्ठान करने जा रहा हूँ जो बेहद दर्दनाक होगा, शायद इतना कि तुम्हें लगने लगे तुम्हारा मर जाना ही बेहतर होगा, लेकिन अगर तुम इसे सहन करके बच गए तो मैं तुम्हें बहुत ही बेहतर चीज को दूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारी आवाज को भी लौटा दूंगा। तो क्या तुम बताओ तैयार हो? जो सुनता हुआ डोंग उसकी तरफ देखते हुए कुछ भी ना बोलता हुआ बस घूरता रहता है। उस बुढ़ऊ का ग्रैंड डॉटर उसके पास आकर कहती है दादाजी क्या आपको नहीं लगता इतने गंभीर मामले का फैसला बिना एल्डरों के नहीं होना चाहिए? जो सुनता हुआ वो बुढ़ऊ काफी ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ जब घूरना शुरू कर दिया था तो वह बंदी काफी ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत ही पीछे हट जाती है, जिसे देखता हुआ वो बुढ़ऊ एक दानवी हंसे के साथ जोरों जोरों से हंसना शुरू कर दिया था। वहीं डोंग उन दोनों को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था तो यह बात है पता नहीं वो क्या समझा है, हमें क्लियर पता नहीं चलता। हम बस देखते हैं वो बुढ़ऊ अपने ग्रैंड डॉटर को साइड में कर डोंग से बोलता है बच्चे क्या तुम टैंक क्लैन के सरनेम को लेने के लिए तैयार हो? उसके इतना बोलते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। और हाँ गाइस क्या ये सीरीज आपको मेमोयर ऑफ किंग ऑफ वार या फिर कहूँ लेजेंड ऑफ डैन सायो की तरह नहीं लगते? हाँ इसकी शुरुआत कुछ अलग तरीके से हुई है और जैसे जैसे स्टोरी बढ़ रही है वैसे वैसे यह स्टोरी थोड़ी सी सिमिलर नहीं लग रही है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे उसकी भी एपिसोड कुछ दिनों में आने ही वाली है तो तैयार रहना। बाकी अभी तक आपने स्क्रीन पर आ रही स्टोरी को नहीं देखा है तो उसे जा करके देखो। अगर आप लोगों को बेहतरीन फास्ट और टाइट स्टोरी चाहिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्टोरी है जहाँ ब्रूटल एमसी खतरनाक विलन और मजेदार वाइफ सब कुछ है। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए, साथ ही लाइक किए बिना मत जाइएगा क्योंकि यूट्यूब अभी वीडियो को रिकमेंड कर नहीं रहा है जिसके चलते बहुत ही कम व्यूज आ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफी मुश्किल आ सकती है, इसलिए प्लीज सपोर्ट करिए। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।